हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेके हाजिर हूं आप सभी की बहुत ही फेवरेट सी क्लास जिसका नाम है हमारा ये एनसीईआरटी की क्लास है और एनसीईआरटी की 6वीं से 12वीं क्लास की एक सीरीज है हमारी। हम लोगों ने इसे बीते 3-4 लेक्चरों में ऑलरेडी 4 से 5 चैप्टर पढ़ दिए। आई थिंक 4 चैप्टर पढ़ दिए। आज हमारा 5वां चैप्टर होगा। बहुत ही आसान है क्योंकि 6वीं क्लास है और जैसे जैसे हम लोग आगे की क्लासों में बढ़ेंगे वैसे वैसे इस क्लास का या इस सब्जेक्ट का लेवल भी बढ़ता जाएगा। पर कोई बात नहीं, आप लोगों को इत्मीनान से और बहुत ही शिद्दत से जो है इस चैप्टर को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का 5वां चैप्टर होगा हमारा। हाँ, पहले मैं ये बता देना चाहता हूं, अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा और के साथ ही आप लोग मेरा एप्लीकेशन है स्टार आईक्यू एजुकेशन, उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना वक्त गवाए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है हमारा और आज 5वां चैप्टर का टॉपिक या यूं कहिएगा हेडिंग ये है कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल यानी कि मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इंटरेस्टिंग के साथ साथ काफी सारी चीजें आप लोगों को सिखा के जाएगा। तो दिल से सीखिएगा आप लोग, क्या ये चैप्टर आपको कहता है, सुनिएगा आप लोग। अब डोमेन्स, मेन डोमेन, भैया डोमेन कहते किसे हो, सबसे पहला तो सवाल यही आता है। तो देखो भैया, डोमेन जिस कहते हो आप लोग, एक तो कहते हो भूमंडल को कहते हो। 3 मेन चीज है, भूमंडल जिसको आप लिथोस्फीयर कहा करते हो, दूसरा आपका वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर है आपका, तीसरा आपका जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर है। तो देखो भैया, पृथ्वी जो है, पृथ्वी के 3 मेजर डोमेन है और तीनों मेजर डोमेन के नाम आपके आगे मैंने रख दिए। पहला कौन सा है जी? पहला आपका है लिथोस्फीयर, दूसरा आपका एटमॉस्फेयर और तीसरा आपका हाइड्रोस्फीयर। अगर आप हिंदी मीडियम है तो भूमंडल है, वायुमंडल है और जलमंडल है। बस इतनी सी बात है। बात समझ में आ गई? पक्का आ गई होगी। दूसरी बात पे चलो आप लोग। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या कह रही है? द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। क्या कहा है सर इसने? इसका मतलब क्या है? देखिएगा, अब आप लोगों ने 3 मेजर जो है एनवायरमेंट के या पर्यावरण के मुख्य घटक तो पढ़ लिए हैं, लेकिन आप एक नया वर्ड यहां पे सीख रहे हैं, वो है जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर। क्या होता है सर बायोस्फीयर? ये एरिया मैंने ले लिया है भाई, जमीन ले ली है इतना इलाके में, इतने इलाके में मैंने ले लिया है क्या जी? वायुमंडल ले लिया है यानी कि एटमॉस्फेयर ले लिया है, और इतने ही इलाके में प्यारे बच्चों मैंने जो है वो जलमंडल ले लिया है यानी कि आपका हाइड्रोस्फीयर ले लिया है। अब जहां पे ये तीनों मिल रहे हैं, ये इलाका यहां जहां पे ये तीनों मिल रहे हैं, जहां पे पानी का भी हिस्सा है, जहां पे आपका हवा का भी हिस्सा है और जहां पे आपकी जमीन का भी हिस्सा है, उसी को ही आप बायोस्फीयर कहा करते हैं। क्या कहते हो? उसी को ही आप बायोस्फीयर कहते हो। बात पल्ले पड़ी? पड़ गई होगी भाई। आगे बढ़ो आप लोग। वर्ड ओरिजिन। अब सवाल ये आता है एनसीईआरटी के, ये छोटे छोटे ना ये ब्लॉक्स बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। इन शब्दों का ओरिजिन कहां से हुआ है, ये हमसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इन द ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा से लिथो, लिथो मतलब स्टोन होता है। आप लोगों ने कभी मेगालिथ पढ़ा होगा। मेगा मतलब बड़ा होता है, लिथ मतलब पत्थर होता है, बहुत बड़ा पत्थर आपका। ठीक है ना? अच्छा जी, एटम्स मीन क्या होता है आपका? वेपर्स होता है, एटमॉस्फेयर वाला। ठीक है, और हाइड्र या हाइड्र का मतलब आपका क्या होता है? हाइड्र का मतलब होता है वाटर होता है, एंड बायोस का मतलब होता है भाई लाइफ होती है। तो इन तीनों शब्दों को आप लोग जो है अल्टीमेटली मर्ज करते हो या इनका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मतलब निकालने का प्रयास करते हो तो वही मतलब निकलता है कि आपकी जमीन, लिथो का मतलब आपकी पूरे कंकड़ पत्थर या जमीन वाले पूरा एक हिस्सा जो कठोर हिस्सा हो गया आपका, हाइड्रोस्फीयर आपका पानी वाला हिस्सा हो गया, एटमॉस्फेयर आपका आपका कौन सा है? जलमंडल, सॉरी वायुमंडल वाला हिस्सा हो गया। तीनों की तीनों ग्रीक वर्ड है, तो पेपर के लिए याद कर लेना। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ पत्थर होता है, एटमास का अर्थ जो होता है आपका वाष्प होता है, हाइड्रो का अर्थ जल होता है, बायोस का मतलब जीवन होता है। तो इन तीनों से हम लोग वर्ड बना सकते हैं। समझ में आपको आ गया होगा।
अब आप इनको एक एक को पढ़िएगा। लिथोस्फेयर पढ़िएगा मतलब भूमंडल पढ़िएगा आप लोग। क्या होता है पढ़ते हैं, देखो। पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहलाता है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। वो एरिया जहां पे आप बैठे हो, जहां पे मैं बैठा हूं, जहां पे हम चल फिर पा रहे हैं, भाग पा रहे हैं, वही हमारा क्या है, वही हमारा लिथोस्फेयर है। जहां पे आप और हम रहते हैं वही लिथोस्फेयर है। भूपर्पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परत का बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कंप्रेस द रॉक्स ऑफ अर्थ एंड क्रस्ट। देखो क्या है, अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, उसको आप क्रस्ट कहा करते हो। उसके बाद में नीचे मेंटल होता है। आगे की क्लासों में, आगे के चैप्टर्स में पढ़ पाओगे इसको भी आप लोग। तो जो हमारी पृथ्वी का ऊपर वाली जो परत होती है, उसमें क्या क्या चीजें, मतलब ये लिथोस्फीयर किसका मिलके बना होता है? तो लिथोस्फीयर मिलके बना होता है, चट्टानों का मिलके बना होता है। चट्टानों के साथ साथ इसके अंदर मिट्टी की पतली परत भी होती है, मतलब एक बहुत ही फाइन सी लेयर होती है सॉइल की। तो चट्टान और मिट्टी की परत से मिलके बना है आपका लिथोस्फीयर, और कठोर भाग जहां पे आप और हम लोग रह रहे हैं वही है लिथोस्फीयर। पृथ्वी की सतह को दो भागों में आप लोग बांट सकते हैं। देर आर टू मेन डिविजन ऑफ अर्थ सरफेस। दो भागों में मेनली बांटोगे, एक वो भाग जो स्थल भूमि है और एक वो भाग जो जल भूमि है। मतलब एक पे आप लोग रहते हैं वो स्थल भूमि, एक पे हम लोग रह नहीं पाते हैं, जैसे महासागर वाला इलाका हो गया आपका, ठीक है। तो देखिए स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहा जाता है, ओशन बेसिन कहा जाता है। जो बहुत ह्यूज वाटर बॉडीज होती है उनको आप लोग महासागरीय बेसिन कहा करते हैं। तो ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से कि लिथोस्फीयर क्या होता है। वो कठोर भाग जिस पे आप और हम लोग रहा करते हैं, ये चट्टानों और मिट्टी की पतली परत से मिलकर बना हुआ होता है। इसको दो भागों में आप लोग बांटा करते हैं। पहला भाग होता है कौन सा, स्थल भूमि, और दूसरा भाग कौन सा होता है, जल भूमि, यानी कि महासागरीय भाग आपका हो गया। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे जीरो कहा करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप कभी रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो किसी भी रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है इस रेलवे स्टेशन की समुद्र तल से ऊंचाई फला फला है, ये वाली है। तो कुछ ऐसा ही होता है कि समुद्र तल, सी लेवल जो है, वो दुनिया भर में हर जगह इक्वल है, जिसको आप जीरो लेवल कहा करते हैं। और किसी भी स्थान की आप ऊंचाई मापते हैं या गहराई मापते हैं तो आप स्टैंडर्ड समुद्र तल को ही माना करते हैं, ठीक है जी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। ऊंचाई 8,848 मीटर है। एनसीईआरटी ने ये दी है, रिसेंट इसमें नया अपडेशन आया था 8,848.86 मीटर का। ये ऑफिशियली जो है ना, ये अपडेशन दिया था। हालांकि इससे पहले 2 मीटर बढ़ने की भी बात थी, लेकिन थोड़े दिन पहले इसे ऑफिशियली मापा गया तो 8,848, ठीक है ना, 8,848.86 मीटर का जो है ना, ये ऑफिशियल अपडेशन था। मतलब दुनिया का इस धरती के ऊपर अगर आप स्थल मंडल की बात करते हो तो सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 या 8848.86 मीटर है। और विश्व का सबसे गहरा भाग, मतलब इसी जमीन पे सबसे गहराई देखो आप लोग तो प्रशांत महासागर की मेरियाना गर्त की है, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर है। भाई आप यूं समझिएगा कि मान लेते हैं हमारी जो है ना, ये जो समुद्र लेवल है, ये सी लेवल है, इसके ऊपर सी लेवल पे चलते गए तो ये एक माउंट एवरेस्ट आ गया, और ऐसे ऐसे चलते चलते यहां पे एक ऐसे गहराई वाला पर्वत आ गया। तो ऐसे इसकी ऊंचाई तो आपको दे दी है 8,848.86 मीटर, और इसकी गहराई आपको दे दी है 11,022 मीटर। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ये सी लेवल है, जीरो है। हर किसी की ऊंचाई सी लेवल से ही मापी जाती है, मेजर की जाती है प्यारे बच्चों। और इस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा, जो कि 29 मई 1953 को जो है पृथ्वी के सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति थे। सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन से थे, तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी थे, भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा थे। इन्होंने 29 मई 1953 को जो है वो सबसे पहले चढ़ाई की थी। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। जापान की जुंको तबोई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पे कदम रखा था। और इंडिया की तरफ से बिछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा था।
ये पॉइंट, ये फैक्ट आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को खुद को ही पता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं कि विश्व के सबसे ऊंची चोटी पे सबसे पहले कौन चढ़ा, तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, या आप लोग याद कर सकते हो कौन, साथ में ही तेंजिंग नार्गे शेरपा। अगर आपसे पूछा जाए पहली महिला कौन सी थी, जापान की जुंको तबोई थी। इंडिया की पूछी जाए तो आपको याद रखना है बचेंद्री पाल, 23 मई 1984। हर कोई मई मई में चढ़ रहा है, कारण पता है मई में चढ़ने का, क्योंकि मई के अंदर लगभग क्लाइमेट ठीक ठाक सा रहता है, इस वजह से ही। चलो जी, अब आप बात करो सारे महासागरों की बात करो। ये बड़ा गजब का है, बहुत गजब की स्लाइड है ये। इसमें आप लोगों को सारे के सारे महाद्वीप और महासागर, मतलब पूरी दुनिया आपको एक प्रकार की दिखाई दे रही है ये, ठीक है ना। तो आप लोग इसको समझिएगा। 7 महाद्वीप है, आपको ये अच्छे से पता है। इन सातों महाद्वीप की बात करो आप। देखो सबसे पहला आपका है उत्तर अमेरिका यहाँ पे, ठीक है ना। एक नंबर उत्तर अमेरिका है। उत्तर अमेरिका के अंदर आपको कुछ पर्वत श्रृंखला भी मिलेगी, जैसे उत्तर अमेरिका के पश्चिम में आपको रॉकी पर्वत श्रेणी मिलेगी, और यहां पे जो है ना आपकी वो कौन सी अल्पेशियस जो है ना वो पर्वत श्रेणी मिलेगी पूर्व के अंदर उत्तर अमेरिका के। तो दो आपको यहां पे दिखेगी, पहला हो गया। दूसरा आप यहां याद कर सकते हो दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में दुनिया की सबसे ज्यादा पानी रखने वाली नदी अमेजन नदी भी बहा करती है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबी है, बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, ये दक्षिण अमेरिका की है। 3 नंबर आप आइएगा यूरोप पे, यूरोप महाद्वीप है, ठीक है ना। यूरोप हो गया आपका। यूरोप के बाद में आप लोग 4 नंबर पे आइएगा अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर सहारा मरुस्थल भी है, एटलस पर्वत श्रृंखला भी है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वो यहीं पे ही है। और एक ऐसा महाद्वीप जहां से देखिएगा, ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा भी, विषुवत रेखा भी और मकर रेखा भी तीनों ही गुजरती है। एक ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों ही रेखाएं गुजरती है, तो वो कौन सा है आपका, अफ्रीका हो गया है, ठीक है। अच्छा 4 नंबर पे आपका हो गया। 5 नंबर पे एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप, तिब्बत का पठार, या यूं कहिएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है इसी के अंदर है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट मैंने बता ही दिया आप लोगों को। यूराल पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया के बीच में इन दोनों को डिवाइड करने का काम क्या करती है ये, ठीक है। अच्छा सर, 5 नंबर पे आता है भाई ऑस्ट्रेलिया, आता है आपका ग्रेट बैरियर रीफ, विश्व में सबसे बड़ी मूंगे की दीवार ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही आपकी जो है वो आप लोग पढ़ा करते हो, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 5 नंबर नहीं, सॉरी 6 नंबर पे आता है आपका। 5 नंबर एशिया हो गया, 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर आपका अंटार्कटिका आता है। तो 7 महाद्वीप आपके। यहाँ पे आप लोगों को महासागर भी दिख रहे होंगे, एक प्रशांत महासागर दिख रहा है, अटलांटिक महासागर दिख रहा है, हिंद महासागर दिख रहा है। तो ये पॉइंट भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आर्कटिक महासागर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। नीचे आपको दक्षिण महासागर भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए इनको थोड़ा थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। उससे पहले हमें देख लेते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल, ठीक है ना। अभी मतलब आप लोगों ने ये क्या देखा, ये आपने लिथोस्फीयर देखा है। अब आप देखिएगा एटमॉस्फेयर, गैसों की वह परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए, उसे वायुमंडल कहते हैं। चारों तरफ गैसियस लेयर है, उसे ही आप एटमॉस्फेयर कहोगे। 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। मान लेते हैं हमारी अर्थ ये है, इसके चारों तरफ 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है, हमारा वायुमंडल फैला हुआ है प्यारे बच्चों। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, शायद आपको बचपन से याद होगी कि वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर को उसके अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है 5 परत है। 5 परत कौन सी है, एक आपकी शोभ मंडल यानी कि आपकी ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, मध्यम मंडल यानी कि मीजोस्फेयर, आयन मंडल यानी कि आपकी आयनोस्फेयर, बहिर्मंडल यानी कि आपकी कौन सी होगी, बहिर्मंडल का मतलब आपका होगा एक्सोस्फेयर हो गया, ठीक है ना। एक्सोस्फेयर हो गया। इस बात को भी आप लोग जो है यहां से याद कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो इसको आप लोग डायग्राम में यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। कौन कौन सी परतें कहां कहां पे है, ठीक है। एक आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे शोभ मंडल, एक आप देख रहे हैं समताप मंडल, एक आप देख रहे हैं मध्यम मंडल, एक आप देख रहे हैं आयन मंडल, एक आप देख रहे हैं बहिर्मंडल। ये ऐसे ऐसे, और जैसे जैसे जमीन से आप ऊपर जाओगे, कितना ऊपर जाओगे, 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो कम हो जाता है। 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो घट जाता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रख लीजिएगा। और ऐसे ऐसे अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे तो 6.5 डिग्री, लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो कम हो जाता है। और मतलब लगभग इतना तापमान कम हो ही जाता है।
और यहाँ पे जो है ना क्षोभ मंडल में सारे मौसम वगैरह बदलते रहते हैं, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ती है, ओजोन लेयर भी यहीं पे ही है, मध्य मंडल में उल्काएं पिंड सारे यहीं पे समा जाते हैं, रेडियो एक्टिविटी या सैटेलाइट वगैरह आयन मंडल के आसपास होते हैं आपके। इनको धीरे धीरे आगे की क्लासेस में आप लोग एक्सप्लेन करते रहोगे ज्यादा डिटेल से। इस पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ज्यादातर हिस्सा है कहिएगा, क्योंकि इसमें आपकी 78.08 परसेंटेज तो क्या होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितनी होती है आपकी तकरीबन 20.93 परसेंटेज क्या होती है इसमें आपकी ऑक्सीजन होती है। आप लोग इसे राउंड फिगर में नाइट्रोजन पढ़ लेते हैं, कितनी नाइट्रोजन पढ़ते हैं 78 परसेंटेज, ऑक्सीजन पढ़ते हैं आप लोग 21 परसेंटेज। बाकी सारी गैसेस जो है वो आपकी बहुत कम मात्रा में है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03 परसेंटेज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कह रहा हूं मैं, ठीक है, या ऑर्गन आप कह रहे हो 0.93 परसेंटेज, बाकी बहुत कम गैसेस में पाई जाती है। और ऑक्सीजन सांस लेने के आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। मतलब अगर आपसे कोई पूछा जाए एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन क्या काम करती है, तो जितने भी प्राणी हैं उनकी ग्रोथ के लिए ये हेल्पफुल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि और पृथ्वी पर तापमान संतुलन हेतु है। मतलब जो CO2 होती है वो पौधों की वृद्धि मतलब पौधों का ग्रोथ कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि वो जीते इसी से ही है। और के साथ साथ जो है ना टेम्परेचर भी बैलेंस, अगर ये ना हो तो टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, कैसे जिएंगे हम लोग, है ना। तो ये बात भी याद रखिएगा। वायुमंडल का घनत्व सर्वाधिक समुद्री तल पे होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं घनत्व कम होता जाता है। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारी इस एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा समुद्री तल पे होता है, सी लेवल पे होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे तो डेंसिटी धीरे धीरे घटती जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में, जब आप किसी ऊंचे इलाके में जाओगे ना तो आपको एयर डेंसिटी कम होने की वजह से थोड़ा थोड़ा एयर ब्रीदिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हल्की हल्की, वो इसी वजह से ही होती है क्योंकि डेंसिटी कम हो जाती है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पे तापमान घटता है, मैंने अभी बताया 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। आप एक तो घर के आंगन में रहो और एक छत पे रहो, आपको फर्क महसूस होता है ना, बस वही फर्क है आपका ये। वायुमंडल पृथ्वी पे दाब डालता है, द एटमॉस्फेयर पुट प्रेशर ऑन द अर्थ, वायुमंडल पृथ्वी पे ऐसे प्रेशर डालता रहता है। अलग अलग स्थानों का अलग अलग एयर प्रेशर होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और वायु उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है। ये बात आपको पता है कि हाई से ही लो की तरफ जाते हैं कुछ, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही एयर जो है आपकी वो हमेशा हमेशा ट्रांसफर होती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, सिंपल बात है। तो अब तीसरा आता है आपका हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जल मंडल की बात करो। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पे जल ही पाया जाता है भाई, 71% भाग पे जल है, 29% भाग पे हमारी पृथ्वी जमीन है कहिएगा आप लोग। और ये सारा पानी पीने लायक नहीं है, ये 97% से भी ज्यादा का भाग जो है ना ये सारा महासागर में पीने लायक ही पानी नहीं है आपका, ठीक है ना। पीने लायक तो बहुत कम पानी बचता है फिर आपका। और बात करो इन तीनों को मिला दो आप लोग तो एक सीमित सा क्षेत्र जहां पे ये तीनों मिल जाते हैं उसी को आप लोग बायोस्फीयर कहने वाले हैं। तो अभी मैंने बताया था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन ये कई बार बढ़ जाए तो दिक्कत हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें हो रही है धीरे धीरे, भूमंडलीय तापन जो है जिसे कहा जाता है आपका। तो यह जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, बड़े बड़े स्तनधारी, हर प्रकार के जीव जंतु इसी में, आप और हम लोग बायोस्फीयर में ही रहते हैं और वहीं ही रह पाते हैं। अकेले हवा में आप रह नहीं पाते, अकेले हम जमीन पे कैसे रहे, मतलब तीनों चीजें, हवा, पानी, स्थल, वायु, सब कुछ चाहिए ना आप लोगों को, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल एवं जीवमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों की सीमित उपयोग की आवश्यकता है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि इन तीनों का अगर बैलेंस है तो हमें जितने भी संसाधन है अर्थ के, जैसे बहुत ज्यादा पानी यूज नहीं करना, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर दोगे तो फिर एक चीज कोई भी गड़बड़ आ गई तो दिक्कत होगी ना। तो तीनों का एक बैलेंस बनाए रखने के लिए सीमित यूज करना, अत्यधिक मात्रा में यूज करना ठीक नहीं है। 7 महाद्वीप अब आपके आगे आए थे, इनके बारे में हल्का हल्का आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया है एनसीईआरटी ने। मैंने बताया था 7 कौन से हैं आपके, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इनके बारे में आप लोग देखिएगा। सबसे पहला एशिया है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबको पता है। पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग, पूरी अर्थ का, पूरे एरिया का 1/3 हिस्सा एशिया का ही है आपका।
कहां पे पड़ता है ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप को अलग करता है। ये पॉइंट मैंने अभी बता दिया आपको, बस रिवीजन के लिए है। और यूरोप और एशिया संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूरोप और एशिया को यूरेशिया कहा जाता है संयुक्त रूप से, ठीक है। ये आपका एशिया है ही, आप लोग और हम लोग भी एशिया के अंदर ही स्थित हैं भाई। यूरोप की बात करो तो ये बहुत ही छोटा है, ठीक है, एशिया से बहुत छोटा है। एशिया के पश्चिम में स्थित है, आर्कटिक वर्त से होके इससे गुजरता है और तीन तरफ से इसमें जल घिरा हुआ है आपका, ठीक है। ये इस टाइप से है आपका, ठीक है, यहां से यहां से यहां से जल घिरा हुआ है, काफी छोटा है। रशिया इसी के अंदर पड़ता है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। अफ्रीका की बात करो, एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका आता है भाई। विषुवत वृत्त, शून्य अक्षांश और लगभग मध्य रेखा से होकर गुजरती है इसे। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। एकमात्र महाद्वीप है जिसमें मैंने अभी कहा ना तीनों रेखाएं गुजरती है, तो तीनों गुजरती है। सहारा रेगिस्तान, विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान, वो भी अफ्रीका में ही है। और नील नदी मैंने अभी बताई थी, वो भी आपकी अफ्रीका के अंदर ही पड़ती है। ये भी मैंने आपको समझा दिया था थोड़ी देर पहले ही। उत्तर अमेरिका की बात करो तो तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा आएगा। दक्षिण अमेरिका के एक संकरे जल स्थल से इसे पनामा संधि कहते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और महाद्वीप तीन महासागरों से भी जुड़ा हुआ है, आपका घिरा हुआ है। पूरी तरह उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में जो है ये स्थित है। ये भी पॉइंट आप लोग याद कर सकते हो। ये आपका हो गया, ठीक है ना। तो यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एक मैक्सिको से हिस्सा निकल रहा है, अमेरिका इसी के अंदर ही स्थित है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ये दक्षिणी भाग में या दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज, मैंने कहा था आपको, ये दक्षिण अमेरिका में ही है। विश्व की सबसे बड़ी नदी पानी के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अमेजन, ये भी बताया था मैंने आपको, ये रिवीजन है आपका यहाँ पे, ठीक है। ब्राजील इसी में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है। इसे महाद्वीपीय द्वीप, मतलब एक चारों तरफ पानी है तो द्वीप ही हो गया, महाद्वीपीय द्वीप भी से आप कहा करते हो। ये रहा ऑस्ट्रेलिया भाई। अंटार्कटिका बहुत बड़ा महाद्वीप तो है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव पे स्थित है। टेम्परेचर माइनस में इस करके यहाँ पे जीवन संभव है ही नहीं। रिसर्च सेंटर है थोड़े बहुत आपके यहाँ पे, बर्फ की हमेशा मोटी परत यहाँ पे पड़ी रहती है, ठीक है। मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है ना, ये रिसर्च सेंटर है इंडिया की तरफ से, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री रिसर्च करने के लिए। ये है आपका, इस टाइप का सर्कल में दिख रहा है आपको। चलो जी, ये था प्यारे बच्चों आपका छोटा सा चैप्टर, पांचवा चैप्टर पूरा हुआ। एमसीक्यू एज यूजुअल कर लेते हैं हम लोग। विच इज द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड पोर्शन, जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन उसे क्या कहते हो, लिथोस्फीयर कहते हो, अभी बताया था मैंने आपको। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, अभी बताया एशिया है आपका, ठीक है जी। उसके बाद में व्हाट इज द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है, नैरो जोन है, बॉर्ड जोन है, ये दोनों ही होता है। बायोस्फीयर असल में देखा जाए तो आपका ये हो गया लिथोस्फीयर, ये हो गया हाइड्रोस्फीयर, और ये आपका हो गया कौन सा, एटमॉस्फेयर। तो ये बहुत ही पतला सा इलाका हुआ ना, इसको लिए नैरो जोन का हो गया आप लोग। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, अभी बताया था मैंने आपको ये। आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू, आर्कटिक सर्कल जो है किससे पास होता है, एशिया से, यूरोप से, नॉर्थ अमेरिका से, या किससे होता है आपका, ऑल ऑफ दिस से। तो देखिएगा बहुत सिंपल सा है, ये सभी से ही आर्कटिक सर्कल जो है वो पास होता है, इनमें से एशिया से, यूरोप से, नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। विच लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोज थ्रू अफ्रीका, सबसे लंबी नदी सबको पता है नील नदी, नो डाउट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा भाई कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है सबसे छोटा, ठीक है। वेर इज द मोर देन 97% ऑफ वाटर फाउंड इन द अर्थ, मतलब 97% से भी ज्यादा पानी पृथ्वी का कहां पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है, ठीक है जी। इसके बाद में वाई डू ह्यूमन नॉट यूज ओशंस वाटर, मतलब हम लोग समुद्रों का पानी यूज क्यों नहीं करते, महासागरों का खारा होता है तो कैसे यूज करेंगे, टू सॉल्टी, बहुत ज्यादा नमकीन होता है इस वजह से। द अर्थ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड, चारों तरफ एक गैसेस की लेयर है, उसे क्या कहते हो, उसे आप एटमॉस्फेयर कहा करते हो जी, ठीक है। विच गैस इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज, सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है जी, 78.08%। उसके बाद में ऑक्सीजन का नाम आता है आपका। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 5वां जो है वो पूरा हो चुका है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। कल और परसों की क्लास नहीं होगी, हफ्ते में 2 दिन क्लास की जो है वो छुट्टी होगी आपकी। अब अगली क्लास आपको मंडे को देखने को मिलेगी, ठीक है ना, सुबह 11 बजे।
तो तब तक आप हंसते मुस्कुराते रहिएगा, इन पांचों चैप्टर्स का जो है रिवीजन करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच डियर।